हेलो, वेलकम टू द टीचर मंत्रा। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 मोशन इन 1D का। तो इसके अंदर आज हम एक्सेलरेशन वगैरह के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। ओके। सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरीके से हमारी एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड के बारे में हम किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के ऑल दीज के बारे में आज हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन का नाम सुनते ही दिमाग में ये आता है कि जैसे आप गाड़ी चलाते हो, आप कहते हो कि एक्सेलरेट करो, आप कहते हो डी एक्सेलरेट करो। तो इसका मतलब क्या होता है? एक्सेलरेट का मतलब होता है स्पीड को बढ़ाना या घटाना। आपकी करंट में जो स्पीड है उसको बढ़ाना घटाना। अगर मैं आपसे बात करता हूँ बेटा यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है कि आपकी जो बेटा मैग्नीट्यूड है स्पीड का वो चेंज नहीं हो रहा है। जैसे कि अगर आपकी स्पीड अभी 5 मीटर पर सेकंड है तो 10 घंटे बाद भी ये 5 मीटर पर सेकंड रहेगी। तो ये आपका यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक्सेलरेशन क्या होता है? अगर आपकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती है तो आपका एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो होता है। और एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन है क्या होती है? द रेट ऑफ चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, यानी कि टाइम के साथ साथ आपकी वेलोसिटी जिस तरीके से चेंज होती है उसको क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे कि अभी मैं आपसे एक फॉर एन एग्जांपल की अगर बात करता हूँ, फॉर एन एग्जांपल कोई बॉडी है, टी इज इक्वल टू टाइम है, ये टी इक्वल टू जीरो पर उसकी जो वेलोसिटी है ये जीरो है। टी इज इक्वल टू वन पर इसकी वेलोसिटी हो जाती है आपकी टू। टी इज इक्वल टू टू पर इसकी वेलोसिटी हो जाती है फोर। टी इज इक्वल टू थ्री पर इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है, फोर पर एट। तो यहाँ पर आप देख रहे हो हर एक सेकंड के इंक्रीमेंट के साथ साथ आपकी जो वेलोसिटी का इंक्रीमेंट है ये टू का हो रहा है। तो अगर यहाँ पर मेरे को एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन होता है बेटा आपका v2 माइनस वी वन, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। अगर हमको इसको डिफरेंशिएशन फॉर्म में लिखते हैं तो हम लिखते हैं dv ओवर dt, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब आपका जो एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इवन जीरो भी हो सकता है। जैसे कि अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ये कब होता है? जीरो कब होता है? जब आपका बॉडी जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करती है, यानी कि उसकी वेलोसिटी जो होती है कांस्टेंट होती है। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी का क्या होता है? इंक्रीमेंट होता है। वेलोसिटी टाइम के साथ क्या करती है? इंक्रीज करती है। नेगेटिव का वो होता है जब आप ब्रेक लगाते हो, चलती हुई गाड़ी में ब्रेक लगाते हो, तब क्या होता है? वेलोसिटी डिक्रीमेंट होता है, तब आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। ये तो बेटा आपका एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन का एग्जांपल था, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का। नेगेटिव का क्या हो जाएगा? टी इज इक्वल टू जीरो पर आपकी वेलोसिटी माना कि है एट है। टी इज इक्वल टू वन सेकेंड पर आपकी वेलोसिटी हो जाएगी सिक्स। टी इज इक्वल टू टू पर आपकी वेलोसिटी हो जाएगी फोर। टी इज इक्वल टू थ्री पर आपकी वेलोसिटी हो जाएगी टू। टी इज इक्वल टू फोर पर आपकी वेलोसिटी हो जाएगी जीरो। यानी कि यहाँ पर अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आपका एक्सेलरेशन था पॉजिटिव का टू, यहाँ पर आपका एक्सेलरेशन है माइनस का टू। कंटिन्यूसली आपकी जो स्पीड है बेटा वो दो के रेट से हर सेकंड के हिसाब से घट रही है, यहाँ पर आपकी कंटिन्यूसली दो के रेट के हिसाब से बढ़ रही थी। तो एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव एंड एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव इस केस में। अगर आपकी स्पीड डिक्रीज करेगी या वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो नेगेटिव, अगर इंक्रीज करेगी तो पॉजिटिव। ठीक है। इसी के साथ साथ आपके एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म हो सकता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि अभी जो पिछला एग्जांपल था, जैसे t इज इक्वल टू जीरो पर आपकी वेलोसिटी क्या थी? जीरो थी। फिर वन पर टू, टू पर फोर और थ्री पर सिक्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हो तो वेलोसिटी का इंक्रीमेंट बस दो का ही हो रहा है। तो ये यूनिफॉर्म है, यानी कंटिन्यूस एक समान रेट से आपकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, तो ये यूनिफॉर्म होता है। अब एक होता है बेटा आपका नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है कि आपका t इज इक्वल टू जीरो पर, माना कि आपकी वेलोसिटी थी जीरो,
t इज इक्वल टू 1 पर 2, t इज इक्वल टू 2 पर आपकी वेलोसिटी 5, t इज इक्वल टू 3 पर आपकी वेलोसिटी 9। तो अगर आप ध्यान से देखते हो तो 0 से 1 के केस में आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 आएगी, 2 से लेके मतलब 1 सेकंड से लेके दूसरे सेकंड के लिए आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू 3 आएगी, और 2 से लेके 3 के बीच में आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू 4 आएगी। तो आप देख रहे हो यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन जो है सेम नहीं है, जबकि यहाँ पर आप एक्सेलरेशन देखोगे तो 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। अभी आ कैसे रहा है, आप क्या कर रहे हो, b2 माइनस बी वन बाई टाइम, यहाँ b2 माइनस बी वन यानी कि 4 माइनस 2 बाई 1, 6 माइनस 4 बाई 1, 2 माइनस 0 बाई 1। यहाँ पर आप एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, 2 माइनस 0 बाई 1, 5 माइनस 2 बाई 1, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन तो एक ही सेकंड है ना हर जगह, 9 माइनस 5 बाई 1। तो हर बार आप देखोगे तो ये तो आपका एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा, जिसमें कि आपकी जो वेलोसिटी है वो तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन एक डिफरेंट रेट के साथ इंक्रीज हो रही है। जबकि यूनिफॉर्म में क्या होता है कि आपकी जो वेलोसिटी का इंक्रीमेंट होता है वो एक यूनिफॉर्म रेट के साथ में होता है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस होता है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के बीच का। और ये हमारा था एस्सिलेशन के बारे में डेफिनेशन थी। और एस्सिलेशन को डिफाइन कैसे करते हैं वो हमने आपको बताया। एस्सिलेशन का जो सबसे कॉमन फॉर्मूला होता है इस तरीके से होता है। अगर आप एस्सिलेशन के बेटा वेक्टर फॉर्म जानना चाहते हो तो इसके ऊपर आपको वेक्टर लगाना पड़ता है, क्योंकि एस्सिलेशन आपका क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट से आपको वेलोसिटी मिलती है, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करने से आपको एस्सिलेशन मिलता है। और ये सारी की सारी आपकी क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। जैसे कि हमने आपको बताया कि आपका जो पोजीशन वेक्टर होता है, अगर आपके पास पोजीशन वेक्टर है, अगर आपका पास पोजीशन है तो आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी होती है। एंड वेलोसिटी से आपको क्या फाइंड आउट करना होता है, एक्सेलरेशन। तो ये आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं सारे। तो यहाँ पर अगर हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी होता है आपका dx ओवर dt, और एक्सेलरेशन होता है बेटा आपका चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला और होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है बेटा जैसे कि वेलोसिटी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, dx ओवर dt। तो एक्सेलरेशन को आप क्या लिख सकते हो, v, dx ओवर dt आपका फिर से वेलोसिटी हो जाएगा dv ओवर dx। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, है ना। तो अगर आपको पोजीशन से वेलोसिटी जाना है, यानी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है फ्रॉम द पोजीशन, तो आपको डिफरेंशिएट करना होगा। अगर आपको बेटा एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना फ्रॉम वेलोसिटी, तो भी आपको डिफरेंशिएट करना होगा, ठीक है। एंड अगर इस साइकिल को रिवर्स कर देते हैं, इंटीग्रेशन में क्या होता है, ये तो आपकी डिफरेंशिएशन की साइकिल थी, डिफरेंशिएशन की, और इंटीग्रेशन की साइकिल क्या होती है आपकी, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन साइकिल में क्या होता है कि आपको एक्सेलरेशन दिया जाता है, आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी होती है dv ओवर dt। तो यहाँ से आपको dv इज इक्वल टू हो जाता है a dt इंटीग्रेशन, एंड v इज इक्वल टू होता है dx ओवर dt। तो यहाँ से आपको बेटा dx मिलता है v dt, ठीक है। इस तरीके से आपके पास क्वेश्चंस आते हैं, कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस हैं, हम उनको ट्राई करते हैं। तो चलो चलते हैं आज के हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल चेंज विद द टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। यानी कि आपको बताया गया है कि आपका जो पार्टिकल है ये टाइम के साथ साथ किस तरीके से अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। तो ये एक पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर इन जनरल केस r इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो आपका पोजीशन वेक्टर है r इज इक्वल टू है 15 टी स्क्वायर आई कैप प्लस 4 माइनस 20 टी स्क्वायर जे कैप। एंड क्वेश्चन में आस्किंग है आपसे व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन, यानी कि आपको एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बताना है। कब बताना है, एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे। तो आपके पास पोजीशन है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू 1। So first of all you have to find out the velocity, and the formula of velocity v is equal to derivative of r with respect to time. After finding the value of v, you have to find out the value of a, that means the derivative of b with respect to time. Okay, तो सबसे पहले आपको पोजीशन का डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो डिफरेंशिएशन का जब तो सबसे बेसिक रूल होता है, जैसे कि अगर आपका t टू द पावर n है और अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है
विद रेस्पेक्ट टू डी टी, यानी कि यहाँ पर आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो टी की पावर एन का और विद रेस्पेक्ट टू डी टी, तो इसका फॉर्मूला होता है एन टी एन टू द पावर माइनस के 1। ये बेसिक था, ठीक है। तो इसी तरीके से हम पहले वेलोसिटी को फाइंड आउट करेंगे, तो वेलोसिटी वेक्टर आपका हो जाएगा जैसे 15t², तो 15 तो बेटा आपका बाहर चला जाएगा डिफरेंशिएशन के, डी ओवर डी टी टी स्क्वायर आई कैप प्लस डी ओवर डी टी 4 माइनस 20t² जी कैप। तो जैसे कि बेटा ये हो जाएगा 15, 2 आगे आ जाएगा 2.t प्लस डिफरेंशिएशन अगर कांस्टेंट क्वांटिटी की मैं बात करूंगा तो वो होता है आपका 0 माइनस ये हो जाएगा 20.2t जे कैप। तो यहाँ से आपको मिलेगा, यहाँ पर आपका आई कैप मिसिंग है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बेटा 30t आई कैप माइनस 40t जे कैप। तो ये आपका वेलोसिटी आ गया पर्टिकुलर टाइम पे। अब बात की जाए एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन के लिए आपको क्या करना होगा, इसका अगेन डिफरेंशिएशन करना होगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो जब आप अगेन डिफरेंशिएशन करोगे, जैसे कि अगर आप खाली t का डिफरेंशिएशन करोगे विद रेस्पेक्ट टू t, तो आपको आंसर मिलेगा 1। तो ये 30t है तो इसका आंसर हो जाएगा 30 आई कैप, ये माइनस का 40t है तो हो जाएगा माइनस का 40 जे कैप। तो ये हो गया बेटा आपका एक्सेलरेशन हो गया। अब एक्सेलरेशन तो आपको मिल चुका है, अब आपको फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड। और आपको पता है कि क्योंकि एक्सेलरेशन आपका एक वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे कि ए वेक्टर, यहाँ पे एक्सेलरेशन के लिए कोई भी टी की डिपेंडेंसी नहीं आई है, तो यानी कि जो टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड है, इसका हमारे पास कोई भी मतलब कोई भी इसका यूजफुल नहीं है। अगर यहाँ पर कहीं पर ऐसा होता है कि 30 आई के साथ में टी आ रहा होता है, 40 जे के साथ में टी आ रहा होता है, तो यहाँ पर टी की वैल्यू को भी पुट करते हैं। जब यहाँ पर टी नहीं है तो हमें वैल्यू पुट करने की कोई नीड नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा 30 की पावर 2 प्लस 40 टू द पावर 2, और ये हो जाएगा आपका 900 एंड 1600, इट विल बी इक्वल टू द अंडर रूट 2500 एंड दैट विल बी द आंसर ऑफ 50। अब यहाँ पर हमको नहीं पता मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, ओके। पर सेकंड क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें बोला क्या है, और जेई मेंस के आए हुए सारे क्वेश्चंस हैं ये आपके, ठीक है। अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। आपसे बोला गया है कि आपके पास में एक बॉल है या फिर कोई भी एक बॉडी है जिसको आपने वर्टिकली ऊपर की तरफ आसमान की तरफ फेंका, और फेंकने के बाद क्या होगा कि वो पर्टिकुलर हाइट पे जाएगी और उसके बाद में वो वापस आ जाएगी। तो आपसे बोला क्या है कि ये जो पूरा मोशन हुआ, इस एंटायर मोशन के लिए आपको वेलोसिटी का और टाइम का ग्राफ बनाना है। सबसे पहले बात तो अगर मैं आपसे पूछूं तो जो वेलोसिटी है बेटा आपका, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या है, एक आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको पता है कि ये डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड बोथ पे डिपेंड करेगी। तो इनिशियली अगर मैं आपसे बात करता हूँ, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हो तो आप काफी जोर लगा के उसको नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हो, यानी कि जब आप उसको यहाँ से फेंकने वाले हो तब उसके पास एक मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। जब आपकी बॉल सर्टेन हाइट तक जाती है उसके बाद में क्या होता है, वो पर्टिकुलर हाइट पर जाकर वहां से रिटार्ड बैक होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि यहाँ पर जाकर आपकी जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है बेटा, ये क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अब इसको जीरो कौन करता है, इसको जीरो करती है ग्रेविटी, जीरो करती है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने कोई बॉल फेंकी है यहाँ से जमीन से और वो बॉल हमेशा आसमान में ऊपर की तरफ जा रही है, ऐसा कभी आपके केस में पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। बॉल को वापस आना ही होगा, क्यों, क्योंकि ग्रेविटी उसको खींचने का काम करेगी वापस। तो बेटा जब यहाँ पर टॉप मोस्ट से आके वापस से आपकी वेलोसिटी नीचे आने का स्टार्ट करेगी और यहाँ पर आके उसकी फिर से वेलोसिटी v हो जाएगी, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ डायरेक्शन की। लेट सपोज अगर आप ऊपर की डायरेक्शन को हमेशा आप क्या मानते हो, पॉजिटिव मानते हो, और नीचे वाली डायरेक्शन को आप क्या मानते हो, नेगेटिव मानते हो, ठीक है। तो इनिशियली क्या हो रहा है कि इनिशियली जब t इज इक्वल टू 0 है तो आपके पास वेलोसिटी जो है बेटा पॉजिटिव में है और मैक्सिमम है। किसी पर्टिकुलर टाइम पर क्या हो रहा है, किसी पर्टिकुलर टाइम पर जाकर बेटा आपकी जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर टाइम पर जाकर, टी टाइम पर जाकर आपकी वेलोसिटी क्या हो रही है, जीरो हो रही है। और किसी पर्टिकुलर जितने टाइम में हमारी बॉल ऊपर गई है उतने ही पर्टिकुलर टाइम में वैल्यू हमारी नीचे की तरफ आती है, यानी किसी पर्टिकुलर टाइम पे 2t टाइम पर, लेट सपोज इसको हम कैपिटल टी लिख लेते हैं, ठीक है, कैपिटल टी कैपिटल 2t। तो हमारी वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम हो रहा है। अब नेगेटिव में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जब आपकी बॉल नीचे की तरफ आई है तब उसकी डायरेक्शन क्या है वेलोसिटी की बेटा, नीचे की तरफ है। तो यहाँ पर हमें देखना है किस पर्टिकुलर टाइम पर आपकी वेलोसिटी जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव हो रही है।
तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए बी सी डी है। ऑप्शन ए में अगर आप ध्यान से देखो तो ऑप्शन ए में क्या हो रहा है कि आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम से स्टार्ट हुई है, वो डिक्रीज हो रही है कंटिन्यूअसली, और वो कहाँ तक जा रही है, जीरो तक जा रही है। अब जीरो पर जाने के बाद में वो नेगेटिव की तरफ इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपका बेटा जो वेलोसिटी है पहले वाले केस में पहले इंक्रीज करिए टी इक्वल टू जीरो से, और फिर पर्टिकुलर टाइम टी पर आने के बाद जीरो तो हो रही है, लेकिन आपका अगर ध्यान से ग्राफ देखो तो एक पर्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी की आपको दो वैल्यू नजर आ रही है। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि एक पर्टिकुलर टाइम पर आपकी वेलोसिटी की दो वैल्यू नहीं हो। जैसे कि अगर आपकी वैल्यू टाइम के अकॉर्डिंग, अगर मैं बॉल को यहाँ नीचे से थ्रो कर रहा हूँ ए पॉइंट से, तो ए पॉइंट पर पर्टिकुलरली किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी की एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है, दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं होंगी। अगर मैं बी ग्राफ को क्लियरली मेजर करता हूँ तो बी ग्राफ में क्या है कि आप पर्टिकुलर एक हाईएस्ट वैल्यू से चले हो, आप किसी पर्टिकुलर टाइम पर जीरो वेलोसिटी पर आ रहे हो, फिर उसके बाद में आप फिर से इंक्रीज करना स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही तो है, जो आपकी वाई एक्सिस है बेटा, ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो जो हमारा सेकंड ऑप्शन है ये एग्जैक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा मोशन इन अ अंडर ग्रेविटी को। ठीक है, मोशन अंडर अ ग्रेविटी को, यानी कि एक बॉल को अगर आपने ऊपर की तरफ फेंका तो पहले उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हुई, उसके बाद में डिक्रीज होते होते जीरो तक आएगी मैग्नीट्यूड वाइज। इसके बाद में वो इंक्रीज करना स्टार्ट करेगी फर्दर मैग्नीट्यूड वाइज, क्योंकि आपको अगर ग्राफ का याद हो थोड़ा बहुत पोर्शन तो किस तरीके से होता है, ये पॉइंट होते हैं आपके बेटा जीरो कॉमन जीरो कोऑर्डिनेट होते हैं, इसके ऊपर वाई एक्सिस होता है, ये वन होता है, ये टू होता है, ये थ्री होता है। तो पहले जब आप वाई एक्सिस की तरफ से किसी वाई एक्सिस में आनी है आपकी वेलोसिटी है, तो आपने हाईएस्ट पॉइंट से वेलोसिटी से फेंका, मतलब ग्राउंड से फेंका, तो आपका किसी पर्टिकुलर टाइम तक आते आते वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। जीरो होने के बाद में अब आपकी वेलोसिटी यानी हाईएस्ट पॉइंट पर जाने के बाद में इसके बाद में आपकी वेलोसिटी इंक्रीज करना स्टार्ट करेगी। तो वो इंक्रीज कैसे करेगी बेटा, -1 के साथ में, -2 के साथ में, -3 के साथ में। और आप देखो तो टाइम के रेस्पेक्ट में यहाँ पर हर एक टाइम पर वेलोसिटी की एक ही वैल्यू है। ठीक है, वेलोसिटी की एक ही वैल्यू आएगी। पहले वेलोसिटी डिक्रीज करेगी फिर इंक्रीज करेगी, जैसे कि अपना केस में होता है, पहले यहाँ से चलती है, ए पॉइंट से चलती है, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचती है, वहां तक वेलोसिटी जीरो, फिर उसके बाद में इंक्रीज करना स्टार्ट होती है। सी पॉइंट में कोई भी ऐसा ग्राफ नहीं है जिसमें कि आपको नेगेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट दिखाई दे रहा हो। अगर सी ग्राफ को आप देखो तो वेलोसिटी हमेशा आपकी पॉजिटिव है, यानी कि वो पहले भी पॉजिटिव थी जब आपकी वैल्यू जीरो होगी, और जीरो के बाद में भी पॉजिटिव, तो ये ग्राफ भी आपका रिप्रेजेंट नहीं होगा। तो ए और सी कैंसिल हो चुके हैं, एंड डी ऑल्सो गिव्स द वैल्यू ऑफ पॉजिटिव ऑल्सो, यानी कि डी के अंदर भी हमें सारी वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी की जितनी भी वैल्यू है सारी पॉजिटिव नजर आ रही है, तो ये ग्राफ भी नहीं होगा। तो हमारा जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जी मीन्स का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला क्या, अ पार्टिकल इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ बी इज बी अंडर रूट एक्स along a positive x axis, calculate the speed of the particle at a time t equal to delta। तो गिवन क्वेश्चन में आपको एक डाटा गिवन है, डाटा गिवन क्या है, आपसे बोला गया है कि आपके पास पार्टिकल की वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या है आपको v इज इक्वल टू बोला गया है v फॉर बॉय अंडर रूट में x, यानी कि वेलोसिटी जो है इस तरीके से डिफाइंड है, पोजीशन के साथ में वेरी कर रही है। अब आपको बताना है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू टाउ टाइम पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखते हैं कि हमारा जो पार्टिकल है जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो यहाँ पर एसिलेशन क्या है आपका, अगर एसिलेशन कांस्टेंट है तो यहाँ पर हम इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम सबसे पहले हम एसिलेशन की बात करते हैं। तो एसिलेशन के दो फॉर्मूले होते हैं, ए इज इक्वल टू होता है, एक तो आपका होता है डी बी ओवर डी टी, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, एंड अनदर फॉर्मूला होता है आपका वी डी वी ओवर डी एक्स। ये अनदर फॉर्मूला होता है, मतलब ये एक और फॉर्मूला है जो कि आपका डी बी ओवर डी टी से ड्राइव हुआ है। तो यहाँ पे हम पहले एसिलेशन निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। तो वेलोसिटी है हमारी वी अंडर रूट एक्स, और आपको डिफरेंशिएशन करना होगा इस तरीके से वी अंडर रूट एक्स। तो ये हो जाएगा हमारा वी स्क्वायर अंडर रूट एक्स, और ये हो जाएगा 1/2 1 अंडर रूट एक्स डिफरेंशिएशन। तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर बाई टू। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपका जो एसिलेशन है, एसिलेशन क्या है बेटा, एसिलेशन इज अ कांस्टेंट। अगर आपका एसिलेशन कांस्टेंट है तो यहाँ पर हम क्या यूज कर सकते हैं, यूज इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन को हम यूज कर सकते हैं। किसी को डिफरेंशिएशन में अगर दिक्कत हो तो जैसे कि डिफरेंशिएशन अगर आपको यहाँ पे देखना था तो x की पावर यहाँ पर 1/2 था, डिफरेंशिएशन आपको विद रिस्पेक्ट टू x करना था, तो 1/2 आपका आगे जाएगा, x की पावर 1/2 माइनस के 1, और देन दिस विल बी 1/2 1/रूट x। ओके, तो बेसिक है, इसको आप जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से अच्छा आपका डिफरेंशिएशन होता जाएगा।
तो अभी आपके पास में क्या है, आपको एक्सेलेरेशन की वैल्यू मिल चुकी है v²/2 एंड यू हैव also given data assuming that the particle is at origin, पार्टिकल ओरिजिन पे है कब t इक्वल टू जीरो, यानी t इज इक्वल टू जीरो पर पार्टिकल ओरिजिन पे है, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चला कि इनिशियली उसकी जो वैल्यू है क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगी, ठीक है। फ्रॉम द एक क्वेश्चन से भी आपको पता चल रहा है कि अगर पार्टिकल ओरिजिन पे है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी। तो u इक्वल टू जीरो, t इज इक्वल टू जीरो, और आपके पास एक ही वैल्यू। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, कैलकुलेट स्पीड। तो स्पीड के लिए आप क्या लगा सकते हो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पर v इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो, प्लस a की वैल्यू है आपके पास b²/2 एंड द वैल्यू ऑफ t इज टाउ, है ना, क्योंकि पर्टिकुलर टाउ टाइम पे तो आपको कैलकुलेशन करनी है। तो वेलोसिटी आपकी कितनी निकल के आएगी, b²τ/2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so in a given question, a particle is moving from a point 2i plus 4j cap। यानी कि ये क्वेश्चन आपका थोड़ा कोऑर्डिनेट एक्सिस से रिलेटेड है। आपसे बोला गया है कि आपका एक पार्टिकल है जो कि 2i और 4j कैप से आपका चलने वाला है t इक्वल टू जीरो पर, विद एन इनिशियल वेलोसिटी। आपके पास इनिशियल वेलोसिटी भी है अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस। इट एक्ट अपॉन अ कांस्टेंट फोर्स विच प्रोड्यूस अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, यानी कि आपके ऊपर जो एक्सीलरेशन लगने वाला है ये भी कांस्टेंट है। जब भी कांस्टेंट एक्सीलरेशन की बात की जाएगी तो याद रखिएगा हमेशा वहां पर इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड होती हैं, एक्सीलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। एंड व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन, आपको ओरिजिन से डिस्टेंस बतानी है एट अ टाइम टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अगर मैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करता हूँ तो कोऑर्डिनेट एक्सिस आपके कुछ इस तरीके से क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि आपका पार्टिकल जो है ये आपका 0,0 पॉइंट हो जाएगा एंड आपका इनिशियली पार्टिकल है 2i प्लस 4j कैप। दैट मीन्स अ पार्टिकल लाई इन दैट पॉइंट। दिस पॉइंट इज 2,4, 2i plus 4j, that means x value is 2 and y value is 4. And now if we can say that x-axis and we can say that y-axis, okay. So the initial position, so the xi is a 2 and xi for y-axis is 4, okay. So the velocity along the x-axis, initial velocity, this is 5 cap, that means 5. Okay, initial velocity along y-axis is a 4. Okay, initial acceleration is a 4 and acceleration along a y-axis also a 4. Now we have to find out the final coordinate. इनिशियल कोऑर्डिनेट तो हमारे पास है, दो कोऑर्डिनेट है, और अगर मैं y की बात करूं तो हमारे पास इनिशियल कोऑर्डिनेट y का भी है। अब हमको पता करना है कि फाइनल कोऑर्डिनेट आपके क्या हो जाएंगे, ठीक है। और कितने टाइम में, टाइम आपको दिया हुआ है, टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड, टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो जैसे कि आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस 1/2 ए ऑफ एक्स टी स्क्वायर। जनरली आप जो इक्वेशन पढ़ते हो वो डिस्प्लेसमेंट की होती है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो यहाँ पर आपकी x की फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन 2, इनिशियल वेलोसिटी आपकी है बेटा 5, टाइम है आपके पास 2, प्लस 1/2 इंटू 4 डॉट क्रॉस 2 की पावर 2। तो अगर आप इसको सभी को सॉल्व करते हो तो आपका आंसर क्या मिलेगा, 10 to 8 प्लस 8। दैट मीन्स फाइनल पोजीशन अलोंग एक्स एक्सिस आपका क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। ये 2 भी आपका उस साइड चला जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो फाइनल पोजीशन अलोंग एक्स एक्सिस आपको मिल जाएगा। फाइनल कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा, एक्स का कोऑर्डिनेट तो 20 हो जाएगा। अब बात करते हैं हम वाई कोऑर्डिनेट की। फॉर अ वाई कोऑर्डिनेट एस फाइनल माइनस एस इनिशियल इज इक्वल टू हो जाएगा यू ऑफ वाई टी प्लस 1/2 ए ऑफ वाई टी स्क्वायर। फाइनल पोजीशन, फाइनल कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। इनिशियल आपके पास में 4 है and this is your 4 dot 2 plus 1/2 a of y is 4 into 2 to the power 2 and s final minus 4 is equal to 8 plus 8 s final will be a 20। तो फाइनल कोऑर्डिनेट आपका बेटा y एक्सिस के लिए भी क्या आएगा, 20, ठीक है। और आपको बोला क्या, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि अगर मेरे को बेटा
अपना 0,0 यानी कि फाइनल पोजीशन की डिस्टेंस निकालनी हो तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली इस तरीके से कनेक्ट कर दूंगा। तो डिस्टेंस मैं किस तरीके से निकालूंगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस में x2 माइनस x1 टू द पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 टू द पावर 2। तो यहाँ पर आपका इनिशियल यानी x1 की बात करूंगा तो वो 0 हो जाएगा, 20 माइनस 0 टू द पावर 2 एंड 20 माइनस 0 टू द पावर 2, तो ये हो जाएगा आपका बेटा 20√2 मीटर। सो दिस इज द फाइनल आंसर 20√2। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट। ओके चलो आज के फाइनल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी आपका जेईई मेंस का क्वेश्चन है। अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन ओ, यानी कि आपका पार्टिकल जो है ओरिजिन से स्टार्ट होता है फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। आपसे बोला गया कि आपका पार्टिकल जो है इनिशियली उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 है और स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि उसका इनिशियल कोऑर्डिनेट अलोंग एक्स एक्सिस आपका क्या है बेटा, 0 है। और आपका जो एक्सेलरेशन है बेटा ये क्या है, कांस्टेंट है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। जैसे कि क्या होता है ना, कोई गाड़ी होती है जिसको आप इनिशियली स्टार्ट करते हो तो क्या होता है कि वो धीमे धीमे चलना स्टार्ट करती है, तो धीमे धीमे चलना स्टार्ट करती है। अगर आप उसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब है कि जब वो चलने वाली थी तब उसकी स्पीड थी 0, जैसी चली तब 1 सेकंड के बाद उसकी स्पीड होगी 2, 1 सेकंड और चली उसकी स्पीड होगी 4, 1 सेकंड और चली फिर उसकी स्पीड होगी 6। यानी कि t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 0, t इज इक्वल टू 1 पर 2, t इज इक्वल टू 2 पर 4, t इज इक्वल टू 3 पर 6, t इज इक्वल टू 4 पर उसकी वेलोसिटी 6 हो जाएगी, सॉरी 4 पर 8 हो जाएगी। तो ये आपकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे आपको बताना है आइडेंटिफाई द फिगर द करेक्टली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मोशन ऑफ द क्वालिटेटिवली, यानी कि आपको बताना है कि कौन सा ग्राफ आपका ठीक है। यानी आपसे बोला गया है कि देखो, अगर आपसे बोला गया है कि आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो एक्सेलरेशन की तो वैल्यू बदलने वाली नहीं है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। यानी मैं टाइम अभी की बात कर लूं या फिर टाइम में आधे घंटे की बात कर लूं, तो एक्सेलरेशन तो मेरा विद रेस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट ही रहने वाला है। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, मेरी कांस्टेंट हो जाएगी। और ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, ये तो ये स्ट्रेट लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है बेटा, कांस्टेंट। अगर आप टाइम के साथ में देखते हो तो टाइम के साथ में जो एक्सेलरेशन की वैल्यू ये नहीं बदल रही है, तो ए ऑप्शन जो है एग्जैक्टली करेक्ट है। अब अगर मैं बात करता हूँ, अगर मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, लेट सपोज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, मैं के लेट कर लेता हूँ, है ना। अब मेरे को वेलोसिटी का रिलेशन निकालना है, तो वेलोसिटी के लिए मैं क्या करूंगा, एक्सेलरेशन को लिखूंगा db ओवर dt एंड दिस विल बी रिप्रेजेंटेड एज k एंड dv इज इक्वल टू k dt। नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। इंटीग्रेशन आपको करना होगा, तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बेटा आपकी ऑल ओवर फिजिक्स के लिए, 11th 12th की फिजिक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसको अच्छे से रिवाइज करिएगा, कंटिन्यूसली पढ़ते रहिएगा। जैसे dv का अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो वी गेट v एंड वी गेट kt। तो अगर आप यहाँ से देख सकते हो तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके kt के है। जैसे कि आपका y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x के होता है, तो आपका ग्राफ किस तरीके से होता है, ये आपका x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, और आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखते हो तो आपका जो v है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t के है, ये तो यहाँ पे कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ किस तरीके से हो जाएगा हमारा, ये वेलोसिटी और ये टाइम का ग्राफ किस तरीके से हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन इज आल्सो अ करेक्ट ऑप्शन। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द पोजीशन। फॉर पोजीशन we can use that equation, star equation, v is equal to kt. Now we know that we can represent it as a v is equal to dx over dt, where x is represent the position of the particle. Okay, so again we have to integrate this equation kt dt. Now this will be after integration, x is equal to, we get kt square by 2. This is your final equation, and this equation represent the parabola shape, parabola. Okay, if a y directly proportional y directly proportional to x square, that means this structure is look like this. Okay, this is your y, this is your x. Similarly here you can see that x is directly proportional to t square. सो टाइम तो आपका कभी नेगेटिव होता नहीं है, तो यहाँ पर कितना ग्राफ बनेगा, खाली आपका पॉजिटिव वाला, टाइम का पॉजिटिव वाला। तो ये आपका इस तरीके से बनेगा, ये आपका पोजीशन होगा x एंड ये हो जाएगा आपका टाइम t। सो डी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। सी ऑप्शन इज इनकरेक्ट बिकॉज इनिशियली आपसे बोला गया है कि पार्टिकल आपका रेस्ट से स्टार्ट होता है और ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा था। तो यहाँ पर अगर आप पार्टिकल को देखो तो पार्टिकल आपका ओरिजिन से स्टार्ट है ही नहीं, आपका पार्टिकल सर्टेन डिस्टेंस से स्टार्ट है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, और आपका ऑप्शन ए बी डी करेक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स द ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट। ओके, थैंक यू एंड सब्सक्राइब।